नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का पुनः परीक्षा सेतु के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र के बीच के अंतर और उसमें आने वाली समस्त प्रक्रियाओं के बारे में समझा था। हमने आपसे कहा था कि आप अगली जो हमारी क्लास होगी वह अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी। ठीक है, किससे संबंधित होगी? अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी। आप सभी को कुछ चीज़ें अर्थव्यवस्था शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद हम और आप अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को मैंने पहले की क्लास में बताया था, जिसने ना देखा हो तो सबसे पहले जाके अर्थशास्त्र की जो परिचय वाली क्लास रही है उसे ज़रूर एक बार देखें। मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि एक बार जाके उस क्लास को आप देखेंगे, तब आप इस यात्रा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इस यात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दुनिया के देश किस किस अर्थव्यवस्था को अपना के रखे हैं, वहाँ की बाजार पद्धति क्या है, वहाँ के लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनके जीवन का स्तर कैसा है, इन सभी प्रक्रियाओं को आप समझ पाएंगे इस क्लास के बाद। किसके बाद? इस क्लास के बाद। क्योंकि सॉरी, क्षमा चाहूंगा मैं। सॉरी, यह मानवीय क्रियाएं हैं और मैं किसी भी चीज़ को छिपाने पर विश्वास नहीं रखता हूं। जो है सो है। ये दिन भर की क्लासेस का सिलसिला निकल के बाहर आने लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ विद्यार्थियों, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको फिर हर दिन प्रतिदिन इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जानबूझ के या शौक से चिल्लाने की, समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप समझिए ज़्यादा और मैं कम बोलूँ ज़्यादा बेहतर होगा। पर इसका मतलब यही है कि आप इतना पढ़िए कि आप अपने शरीर को भी आराम दे सकें, अपने पेरेंट्स को भी आराम दे सकें और अपने मन मस्तिष्क सबको आराम दे सकें। ठीक, क्षमा चाहूँगा सबसे पहले मैं, इसके बाद क्लास को आरंभ करता हूँ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की जो व्यवहारिक क्लास हमने की थी, सबसे पहले जाके आप लोग, मैं चाहूँगा कि उसे ज़रूर पढ़ें। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था पर। देखिए, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, यह बेसिक सा अंतर है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में कई लोग विद्यार्थी इसे एक मान के बैठते हैं और यहीं पर एक्चुअल में हम और आप गलतियां कर देते हैं। इसे में गलती नहीं करनी है। हमने पहले ही आपको बताया है कि अर्थशास्त्र एक विषय है, ठीक है ना, एक पुस्तक है जहां पर हम अर्थ यानी धन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से कहा जाए तो अर्थशास्त्र में प्यारे विद्यार्थियों सिद्धांत भरे पड़े हैं, नियम भरे पड़े हैं। ठीक है, किससे संबंधित? अर्थशास्त्र से संबंधित, धन से संबंधित। इसीलिए हम लोग अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम और आप अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब आप अर्थव्यवस्था पर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है। कैसा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल स्वरूप है। ये आपको दिमाग में रखना है। यानी थ्योरी हम कहाँ पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, और इसका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल, हम लोग कहाँ पर करते हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। कहाँ करते हैं? अर्थव्यवस्था में करते हैं। ध्यान रखना है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। कहाँ पर करते हैं? अर्थव्यवस्था पर करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ये क्या है? ये सेवा देना है। सेवा कहाँ पर हो रही है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रही है। कहाँ हो रही है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हो रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहारिक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। और चूंकि व्यवहारिक पक्ष है, इसीलिए हम लोग इसे कहाँ रखते हैं? अर्थव्यवस्था में रखते हैं। कहाँ रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों? अर्थव्यवस्था में रखते हैं। तो अब
सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सिद्धांत से, नियमों से भरा पड़ा है। वहीं पर जब हम अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं तो अर्थव्यवस्था व्यवहारिकता है। जैसे हम बाजार पढ़ते हैं, देश पढ़ते हैं, क्रय विक्रय पढ़ते हैं, तो क्रय विक्रय कहाँ हो रहा है? क्रय विक्रय बाजार में हो रहा है। तो बाजार कहाँ है? अर्थव्यवस्था में है। कहाँ है? अर्थव्यवस्था में है। इसीलिए अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ होता है। किससे होता है? किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती है। और जब आप इस अर्थव्यवस्था के आगे उस क्षेत्र विशेष का नाम लगा देते हैं तो वह वहां की या उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहला जाती है। क्या हो जाती है? वह उस देश की, उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था कहला जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग गांव हैं, है कि नहीं? गांव को शुद्ध हिंदी में या सांस्कृतिक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो ग्रामीण के आगे पीछे लगा दिया आपने अर्थव्यवस्था, तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप अलग होता है। वहाँ पर मेले लगते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ठेले लगते हैं, मौसम के हिसाब से वस्तुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, विनिमय किया जाता है, ठीक। तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार से आप शहर में जाएंगे तो शहर में प्रतिदिन का यही काम है, तो शहरी अर्थव्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से जिस देश में आप जाएंगे उन सभी देशों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जैसे भारत की कहेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपना अलग है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपना अलग है, चीनी अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपना अलग है। यानी हर एक अर्थव्यवस्था का, प्यारे विद्यार्थियों, स्वरूप भिन्न भिन्न है। ये हमें दिमाग में रखना है। क्या है? सभी अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, ये रखना है दिमाग में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक किसी भी प्रकार का डाउट हो आप लोग बताते चलिएगा साथ साथ में। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान। इतना आसान ये विषय है, जितना आप डरते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा सरल है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आई बात समझ में कि क्या अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में बेसिक अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये परीक्षा सेतु है, आप सभी को पता ही है इसके बारे में क्या बताना है। आप सबको पता है कि परीक्षा और सिलेक्शन के बीच में एक सेतु है, इसी को पार करके हमें उस पार जाना है, सिलेक्शन लेना है। इसीलिए हमने प्यारे विद्यार्थियों इसी उद्देश्य से परीक्षा सेतु का निर्माण किया था कि आप आइए, खूब पढ़िए और खूब पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, ठीक है ना। यानी हमारा उद्देश्य यही है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम से अधिकतम आप हमसे प्राप्त कर सकें विद्यार्थियों, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। तो अर्थव्यवस्था आपने समझा कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है। क्या है विद्यार्थियों? एक व्यवहारिक पक्ष है जहां पर आप किसी भी क्षेत्र के उत्पादन के बारे में, वहां के क्रय, वहां के विक्रय, वहां के उपभोक्ता, वितरण, निवेश, विनिमय, इन सब प्रणालियों को देखते हैं, ठीक है। उन क्रियाकलापों को देखते हैं, वही एक्चुअल में क्या है? अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पर। क्वेश्चन हमसे यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप अखबार भी पढ़ते हैं ना, करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं, तो उसमें समझने के लिए भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। किसी भी हद तक आप चले जाएंगे तो ये चीज़ें आपके अंदर रोज देखने को मिलेंगी। जैसे हम कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ने में समस्याएं आती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं, कुछ अलग रिपोर्ट्स आती हैं। हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जब पढ़ते हैं, रशियन को पढ़ते हैं, चाइनीज़ को पढ़ते हैं, तो ये जब हम पढ़ लेंगे ना तो कुछ चीज़ें हमारी सिंपल वे पे समझ में आने लगेंगी कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार बनाए हैं। अर्थव्यवस्था एक मानव निर्मित संगठन है, याद रखना है, और एक प्रकार से इसको कृत्रिम संगठन भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि एक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सृजन, विघटन, उसमें परिवर्तन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक पद्धतियों में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर हम और आप इसे भेद करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। चलिए, भेद करने के कई मानक हैं, ठीक है। उन मानकों को ही हमको और आपको आज की इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। उन्हीं मानकों के आधार पर प्यारे विद्यार्थियों हमको और आपको पढ़ना है, ठीक। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं ऐड करता चलूँगा, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको घबराना यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो मैं अपने ही शब्दकोश के माध्यम से इसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले देख लो, इसके बाद हम
इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहला है स्वामित्व नियंत्रण के आधार पर। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर। याद रखिएगा, स्वामित्व कह दीजिए, राज्य के नियंत्रण कह दीजिए, या फिर केवल और केवल आप कह सकते हैं नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। दूसरा है विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और तीसरा है प्यारे विद्यार्थियों वैश्विक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशन। आपके कैसे हैं ध्यान रखना है। ये तीन मुख्यतः प्रकार हैं। किस किस पर? एक है नियंत्रण के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर, और तीसरा है वैश्विक संबंधों के आधार पर। और भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मुख्य हैं सबसे पहले उन्हें देखते हैं, क्योंकि इन्हें ही सबसे पहले हम समझ लेंगे तो आगे की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं आ जाती हैं, युवा अर्थव्यवस्था आ जाती है, टाइगर इकोनॉमी आ जाती है, टाइगर अर्थव्यवस्था आ जाती है, ठीक है, कल्याणकारी, कई बार अर्थशास्त्र, कई बार अर्थव्यवस्था, तो इन सब पहलुओं को भी हम और आप इस क्लास में जानेंगे, ध्यान रखना है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं। तो सबसे पहला है नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके तीन प्रकार हैं। नंबर एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर दो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर तीन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक इसके बीच में और अर्थव्यवस्था आती है, ध्यान रखिएगा, उसे मैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहता हूं। क्या कहता हूं? साम्यवादी अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारता हूं। कई लोग इस अर्थव्यवस्था को बताने में, पढ़ाने में, समझाने में, एडॉप्ट करने में भी शर्मा जाते हैं, तो मैं यहाँ पे शर्माने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना है। तो तीन चीज़ें आपको, मतलब चार चीज़ें ध्यान रखना है नियंत्रण के आधार पर। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर आपको चार चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर दो समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर तीन साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और नंबर चार पर प्यारे विद्यार्थियों कौन सी आ जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाएगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हो रही हैं, लेकिन याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये चीजें समझ में आ गई ना, तो भाई साहब समझ लो कि आगे का बेड़ा हमारा पार हो जाना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी, फिर साम्यवादी, फिर मिश्रित। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक लेके इन्हें हम और आप चलते हैं। ठीक है ना, ज्यादा घबराना नहीं है, ना ही ज्यादा इसके बारे में सोचना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक व्यवहारिक स्वरूप क्या होता है। इसके बाद हम और आप इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा नियंत्रण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नियंत्रण के आधार पर हम लोग कैसे कैसे इन चीज़ों को बांटते हैं, इन्हीं पर आगे की जो क्लासेस रहेंगी उन्हीं पर हमको डिस्कशन करना है। क्लियर बच्चा? याद रखिएगा, पूंजीवादी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ठीक, तो कई सारे फैक्टर्स निकल के सामने आते हैं। यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध से लेके, ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध से लेके, या एक प्रकार से आप कहिए जब से दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई है तब से लेके अब तक इस अर्थव्यवस्था का, इस विचारधारा का बोलबाला रहा है। कई लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, पर इसके कई सारी विशेषताएं भी है जो आज भी कई सारे देश इसे लागू करते हैं। और मैं ये किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करूंगा कि भारत भी इसे कहीं ना कहीं आज की तारीख में प्रोत्साहित करता है, या एक प्रकार से देखा जाए आंशिक रूप से, या फिर एक प्रकार से मैं कहूँ कि आंशिक में भी हम बहुत ज़्यादा बड़े आंशिक में आ चुके हैं पूंजीवादी रूप पर। लेकिन पहले इसे समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, छोटा छोटा समझिएगा, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। पहले शब्द समझ लेते हैं, फिर यार भाषा परिभाषा तो जीवन में चलती ही रहेंगी भाई साहब, है कि नहीं, चलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम और आप इन्हें समझते हैं, है ना, घबराने का नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सिंपल शब्दों में मैं इसे समझाऊंगा, फिर आप लोग अपने पुस्तकीय भाषा को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला शब्द आता है पूंजीवादी। ध्यान रखिएगा, पूंजी का हिंदी में मतलब क्या होता है और वादी का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी माध्यम वाले इसको कैपिटलिस्ट या कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूंजी का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों धन से,
ठीक है, लाभ से। किससे होता है? धन से या लाभ से। किसका मतलब? पूंजी का मतलब। और वाद का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों विचारधारा। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? आप इसे विचार कह सकते हैं या एक प्रकार से ऐसी विचार रखने वाली बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है। तो यानी एक ऐसा विचार जो किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? पूंजी से संबंधित है, लाभ से संबंधित है। इसीलिए सामान्य शब्दों में या सामान्य अर्थों में इसे हम और आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या कहते हैं? इसे हम और आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहा हमने? वाद का मतलब क्या हो गया? विचार से। पूंजी का मतलब क्या हो गया बच्चा? धन से, लाभ से। यानी एक ऐसी विचारधारा जो किसको प्रोत्साहित करती है? किससे संबंधित है? धन से संबंधित है, लाभ से संबंधित है। उसे हम और आप क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्यान रखना है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब इसके आगे की तरफ बात करते हैं, क्यों करती है ये विचारधारा। एक्चुअल में पूंजीवाद प्यारे विद्यार्थियों अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस पे काम करती है? अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है प्यारे बच्चों, ये क्या करती है? मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट करना चाहती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी का बोतल रखा हुआ है। इस पानी के बोतल का मूल्य निर्धारण अगर मैं अमेरिका में हूं तो अधिक से अधिक कर सकता हूं। भारत में है तो आप कितने का इसे बेच सकते हैं? एक एवरेज प्राइस ही आप रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब आप अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप जाएंगे तो इसका मूल्य आप जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं। यानी अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर यहाँ पर काम किया जाता है। चाहे वह 2 कौड़ी का ही सामान क्यों ना हो, लेकिन ये सामान वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अच्छा खासा मूल्य आपसे वसूला जाता है। इसका अगर आपको सिंपल सा उदाहरण देखना है तो गांव चले जाओ। गांव में सुबह बबूल का बिम बिम तुम्हारा बबूल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, पूरे गांव वाले बैठ के मुखारी करते रहते हैं, है कि नहीं। और गांव में वर्तमान में आप सोचो कोलगेट घुस गया, ठीक है, पतंजलि घुस गई, पता नहीं कितने ब्रांड घुस गए, और आप सोचिए कि हमसे क्या कर लिया, इनको छीन लिया, है कि नहीं। क्या कर लिया? हमसे छीन लिया। और अब आप सोचिए कि ये जो बबूल की लकड़ी मकड़ियाँ हैं, ठीक है ना, हवन ओवन की, आप कभी अमेज़ॉन करिएगा, फ्लिपकार्ट करिएगा, जो व्यावसायिक वेबसाइट्स कई सारे हैं ना, व्यावसायिक लेन देन वाली जो खरीदारी वाली साइट्स हैं, उन पर आप जाइएगा और इनके मूल्य सर्च करिएगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसने इसको बढ़ावा दिया प्यारे विद्यार्थियों? पूंजीवाद ने बढ़ावा दिया। किसने दिया? पूंजीवाद। पूंजीवाद ही एक्चुअल में इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो किस तरह से काम करते हैं? अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। क्यों करते हैं इसे भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ, ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, ठीक है, जो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, पापा भी हैं, ठीक है, डैडी भी आप कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो एडम स्मिथ भाई साहब ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे अपन कहा जाए अगर तो लेसस फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसस फेयर कहते हैं। और हिंदी इसका अनुवाद हम करते हैं तो हो जाता है हस्तक्षेप की नीति। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? हस्तक्षेप की नीति। कौन सी नीति है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर हस्तक्षेप की नीति है। यानी जहां पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है, जहां पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता है, या एक प्रकार से मैं कहूं कि यहाँ की सरकारें न्यूनतम नियंत्रण रखती हैं। कैसा नियंत्रण रखती हैं? न्यूनतम नियंत्रण रखती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ की व्यवस्था में पूंजीवादी लोगों का वर्चस्व होता है और वे लोग अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ के संसाधन है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो यहाँ के संसाधन है, मैं खासकर संसाधनों को या अर्थशास्त्री संसाधनों को प्यारे विद्यार्थियों मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा,
एक एक शब्द को पकड़ते चलिएगा। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर होता है जिसे हम और आप कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, इसे मैं भौतिक संसाधन भी कह सकता हूं। ध्यान रखना सभी को, कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन, या इसे मैं भौतिक संसाधन भी कह सकता हूं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं प्राकृतिक संसाधन के बाद प्यारे विद्यार्थियों, जिसे हम और आप तकनीकी संसाधन कहते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेस कह देते हैं, ठीक है ना, संसाधन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो संसाधन है प्यारे विद्यार्थियों, मानव संसाधन। कौन सा संसाधन? मानव संसाधन, ठीक। तो इन संसाधनों का इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्यारे विद्यार्थियों मुक्त प्रवाह होता है। कैसा प्रवाह होता है? मुक्त प्रवाह। मुक्त का मतलब मुफ्त मत समझिएगा, मुफ्त और मुक्त में अंतर है। कैसा प्रवाह होता है? मुक्त प्रवाह होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जल्दी से ग्रोथ करती हैं, ठीक है। लोग पूंजी का निर्माण कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बार बार इन संसाधनों के लिए दूसरों के सामने हाथ जोड़ने की, परमिशंस लेने की, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा, यानी संसाधनों का प्रवाह कैसा है? मुक्त है, यानी बिना रोक टोक के। क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ की जो सरकार है, ध्यान दीजिएगा, हम हेडिंग से ही आपको समझना पड़ेगा सब कुछ हेडिंग में लिखा हुआ है। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? नियंत्रण के आधार पर। तो सबसे पहली अर्थव्यवस्था कौन सी हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। क्या हो गई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई। पूंजीवाद का मतलब क्या हो गया? जो धन और लाभ से संबंधित है, जो अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहां पर संसाधनों का प्रवाह कैसा है? मुक्त है, ठीक। सरकार क्या करती है? न्यूनतम हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप, लेसर स्फीयर, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसर स्फीयर, यानी हस्तक्षेप की नीति। यानी एक प्रकार से अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहां पे उदाहरण अगर दूं, तो क्रिकेट का अंपायर मुझे याद आता है। कौन याद आता है? क्रिकेट का अंपायर याद आता है। आपने क्रिकेट के अंपायर भाई साहब को देखे होंगे। कभी भी यह व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, किसी भी खिलाड़ी को, चाहे महेंद्र सिंह धोनी छक्का मारने के लिए बैट उठा रहे हों, या इधर से मान लीजिए बुमराह भाई साहब हों, ठीक है, कभी भी आपने देखा कि बुमराह का हाथ पकड़ के अंपायर ने कहा हो कि भैया तुम इतनी तेज गेंद नहीं फेंकोगे? कहा कभी? शोएब अख्तर का हाथ पकड़ के बोल दिया हो कि नहीं भैया इतना तेज नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। धोनी का बल्ला पकड़ के बोलो भैया नहीं यार इतना लंबा छक्का तुम नहीं मारोगे। युवराज को पकड़ लिया हो कि तुम इतने 6 छक्के नहीं मारोगे भाई साहब। ये क्या करती हैं? ये यहाँ की जो सरकारें होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम नियंत्रण, मतलब क्रिकेट के अंपायर की तरह काम करती हैं कि आप नियम में रह के, कहां पर रह के? पॉइंट टू बी नोटेड, आप नियम में रह के जो भी करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप उत्पादन करना चाहते हैं, जितना भी आप लाभ कमाना चाहते हैं, आप कमाइए। हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। कौन कहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सरकार। कौन कहता है विद्यार्थियों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सरकारें कहती हैं। ध्यान में रखना है। क्लियर यहां तक सभी को? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनको आप अपने अपने दिमाग में ना भरते चलिएगा। बहुत आनंद आएगा, बता दे रहा हूं अभी से, बहुत आनंद आने वाला है ना? ठीक, क्लियर यहां तक सभी को? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात बहुत आगे तक जाने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ना पूरी तरह से चीजें बैठ जाएं भाई साहब, ठीक है ना। बैठाना है कि नहीं बैठाना है? बैठा ही लेना है, डरने का नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं डरने का, ठीक। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे जीवन में उतनी ही उपयोगी भी हैं, सदुपयोगी भी हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई ये? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर यहां तक? अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। हमारा जो मेजर पार्ट है अब इसके आगे की तरफ, ये यहां तक क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पूंजी अर्थव्यवस्था में ही अभी हम बाहर नहीं जा रहे कहीं पर, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने समझा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही प्यारे विद्यार्थियों
उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपने हस्तक्षेप की नीति देखी और हमने आपके सामने क्रिकेट के अंपायर का उदाहरण भी रखा, तब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ की जो सरकार होती है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा को मानने वाली जो सरकार होती है, वह कैसी होती है प्यारे विद्यार्थियों? व्यापारियों के प्रति उदार होती है। व्यवसाय जगत के प्रति कैसे होती है? उदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, आपको बार बार किसी भी दुकान खोलने के लिए, जैसे भारत में अगर आप जाएं ना, जो एलपीजी 1991 में हम लोग लेके आए थे, 1991 के दौर पे जब हम लोग लेके आए थे प्यारे विद्यार्थियों, तो एलपीजी के बाद तक अगर मैं बात करूं, एलपीजी के पहले तक अगर हमारे देश में भाई साहब नौवा को भी दुकान खोलनी पड़ती थी ना, नाई काका को बाल बनाने के लिए, तो पता चले कलेक्टर के 50 चक्कर मारे जा रहे हैं, तो पैरागॉन का बाप भी फट जाता था उनका। तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमसे ये लोग इतना आगे हैं और हम लोग इतना व्यावसायिक जगत के रूप में अगर देखा जाए तो पिछड़ चुके हैं, यह ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चा, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन दिमाग में इसे रखिएगा। क्लियर है? इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसे हमारा लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक प्रश्न और आता है, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? ठीक, खैर ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको यहीं पर रोक दो। फिर भी चलो, अब शब्द निकल ही आया है तो समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को व्यापार के प्रति, लाभ कमाने के प्रति, संसाधनों के प्रति, ठीक है ना, ज़्यादा आज़ादी प्राप्त है। क्लियर यहाँ तक? इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस अर्थव्यवस्था को हमारा लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि सामान्य शब्दों में ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके दूसरे तरफ कि क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका स्वतंत्र उद्गम अर्थव्यवस्थाओं का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है, जैसा इसीलिए इसे हम लोग सबसे फर्स्ट में भी रखते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि आप किसी भी जब व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ का जो व्यापार सिस्टम हो या व्यापार का जो स्वरूप है वह स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। और वे आर्थिक कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, या एक प्रकार से देखा जाए तो कैसा हस्तक्षेप चाहते थे? न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते थे, मिनिमम कि भैया अगर बॉल बाइट जा रही है तो बाइट बता दो, चौका गया है तो आप चौका बता दो, छक्का गया तो आप छक्का बता दो, है कि नहीं? फ्री हिट है तो उसके बारे में बता दो। इससे ज़्यादा नेतागिरी मत करो आप वहाँ पर। मतलब क्रिकेट के अंपायर बने रहो, क्रिकेट का लुत्फ उठाओ, नियम ना टूटे ये देखो, बाकी चीज़ें आप करने दो जैसे हो रही हैं। ठीक है, तो वे आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखना चाहते थे। और 1776 में ही एडम स्मिथ की पुस्तक आई है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये फर्स्ट क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखना है। द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार से कहा जाए तो उद्गम स्रोत भी माना जाता है। और इस व्यवस्था को अपनाने वाले विश्व का जो पहला देश रहा है प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका है, और आज भी है। ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे पहले यूएसए आएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके प्रचलित उपनाम प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम व मार्केट इकोनॉमी है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि संसाधनों का आवंटन बड़े ही सरलतम तरीके से होता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? निजी स्वामित्व, प्राइवेटाइजेशन का बोलबाला यहाँ पर ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें कई सारे फेरबदल किए गए थे। ठीक है, 1947 से 1991 तक का हमें सफर तय करना पड़ा था, तब जाके हम प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण लेके आप आ सके थे, ध्यान रखना है। और ये लोग हमसे कितना आगे आ गए थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किसका
किसका स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व होता है, यानी व्यापारियों का स्वामित्व होता है। और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या करने से? अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहिए या इसे आप बाजार अर्थव्यवस्था कहिए, में वस्तुओं तथा सेवाओं के चयन के मार्गदर्शन के लिए कोई केंद्रीय अधिकारी नहीं होता है, कोई भी सेंट्रल ऑफिसर नहीं होता है, बल्कि उत्पादन व्यक्तियों, कृषक, विनिर्माताओं, उत्पादकों, सेवा प्रदान करने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के हाथों में होता है। संसाधन जितने भी हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी लोगों के निजी स्वामित्व में होते हैं और यह सभी व्यक्ति बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। इनका मार्गदर्शन लाभ के उद्देश्य के द्वारा ही होता है। यानी कोई भी व्यक्ति गेहूं का उत्पादन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे क्या मिलेगा? अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को क्यों बना रहा है? क्योंकि वह क्या कमाना चाहता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। इन सभी प्रक्रियाओं पर अगर आप देखेंगे तो संसाधन सब एक दूसरे से आश्रित होकर अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य यहाँ पर काम करते आ रहे हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वे केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं के द्वारा होती है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, वह इसी पे टिके होते हैं। दूसरा इनका कोई भी सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र की जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी सप्लाई लगातार चलती रहेगी। ठीक, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने दिमाग में रखता है, ध्यान रखना है। खैर, इसके और भी कारण भी हैं। आज की डेट में एडवर्टीजमेंट आ गया है, व्यापार करने की, व्यापारीकरण की कई सारी प्रक्रियाएं आ गई हैं कि बाजार में इन चीज़ों की डिमांड लगातार बनाए रखी भी जाती है। वे वस्तुओं का उत्पादन सबसे सस्ती विधियों के द्वारा करते हैं ताकि वे अधिकतम से अधिक लाभ कमा सकें। यानी जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उन सभी उत्पादन की प्रक्रियाओं में ये लोग इस बात का विशेष ध्यान देते हैं कि लागत कम से कम लगे। ठीक है ना, कॉस्ट कटिंग पर, मतलब कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जब क्लास में होता हूँ तो विद्यार्थियों से ये बात ज़रूर बताता हूँ कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में आप लोग खूब सुनते होंगे, सीए के बारे में आप सुनते होंगे, उसी प्रकार से एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होता है। ध्यान रखें, CWA। ठीक है, उसकी डिमांड इंडिया में उतनी ज़्यादा नहीं है अपेक्षाकृत जितना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, क्योंकि इनका यह विश्वास होता है कि अगर मान लीजिए 1 करोड़, ठीक है ना, 1 करोड़ हम किसी चीज़ वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमने उस 1 करोड़ में 1-1 रुपए भी बचा लिया तो हमें अपने आप में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, है कि नहीं? और उस कॉस्ट अकाउंटेंट को आप कितना देंगे आप सैलरी, बताइए? क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग की प्रोसेस बताता है कि कहां पर किस स्थिति में आप आके अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में उल्टा चलता है। हम उन चीज़ों को तभी मानते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो। यानी न्यूनतम खर्च करने का तो सिद्धांत ही नहीं है हमारे देश में। ब्याह करना है तो अधिकतम, शादी आ जाए, मतलब शादी ब्याह तो चलो एक ही चीज़ है, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, कुछ करना है, ठीक है, बर्थडे मनाना है तो यही करना है भाई साहब, मुंडन करना है बच्चे का तो खूब सारा दिखावा करना है कि नहीं? कुछ हो ना हो बुलेट लेके चलना है, स्कॉर्पियो लेके चलना है, चाहे खेत बिक जाए, खुद बिक जाए, बाप बिक जाए, पूरी पुश्तैनी बिक जाए, इससे फ़र्क उनको नहीं पड़ता है। तो ये बेसिक से अंतर हैं जिन्हें आप लोग अपने प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अप्लाई की जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये रही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बातें। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। ठीक है ना, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगर आपसे पूछता है मेंस के एग्जाम पर तो, या फिर इसके विशेषताएं कई बार प्रारंभिक परीक्षा में क्या कर देता है, 4 आपको बता देगा, 4 लिख देगा या बोल देगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर कौन से कथन के हिसाब से भी आप बता देगा कि ये समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है, केवल
उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जो उपभोक्ता चाहते हैं। यानी डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा का पूरा बाजार काम करता है। मांग और पूर्ति इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, ध्यान रखना है। ये केवल और केवल डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर किसी भी प्रकार की दूसरी और भावना नहीं होती है। जो डिमांड वो बेचो, जो डिमांड वो बेचो, चाहे कचरा ही क्यों ना हो, ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम प्रति इकाई लागत पर वस्तुओं की अधिकतम मात्रा में उत्पादन करना होता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जब भी आप किसी इकाई मतलब यूनिट 1 यानी किसी अगर आप इस मार्कर का भी उत्पादन करना चाहें तो कोशिश ये करिए कि कम से कम दाम में उत्पादित हो। इसीलिए आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में वे लोग हमसे आगे हैं, उनकी चीज़ें हम ज़्यादा सस्ती हैं। आज हम भारत में अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करिए, सॉफ्टवेयर में तो चलिए हमने कुछ हद तक कामयाबी प्राप्त भी कर ली, लेकिन हार्डवेयर में आप जाइए तो आज भी हम ना मोबाइल बना पा रहे हैं, ना कैमरा बना पा रहे हैं, ना लैपटॉप, ना कंप्यूटर, ना कुछ भी नहीं है कि जो पीछे हमारे पैनल भाई साहब लगे हुए हैं ये भी बाहर से ही आए हुए हैं, ये भी बाहर से आए हुए हैं। हो सकता है जो घड़ी में पहन रखा हो वो भी बाहर की हो, है कि जो लाइटें लगी हो सकता है वो भी बाहर की हो, जो कैमरा महोदय भाई साहब आगे लगे हुए हैं ये भी बाहर की। ये सब वहीं से तो चल के आए है कि नहीं। तो ये भी आपको बेसिक दिमाग में अपने रखना है। आपके पास जो मोबाइल है या लैपटॉप जहाँ से भी आप अपनी क्लासेस को प्रोवाइड कर देख रहे हैं तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं बच्चों। क्लियर है। फिर अगला है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उन सभी के लिए होता है जो उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो उनके लिए भुगतान कर सकते हैं। यानी आपकी आय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, ठीक है ना, आप के सामने उन चीज़ों का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो कमा सकें, खा सकें, ठीक है। और अगला जैसा कि हमने बताया था अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करना और प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर वर्चस्व होगा, निजी क्षेत्र का दबदबा रहेगा अच्छा खासा। और याद रखिएगा बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और याद रखिएगा जब जब बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है ना भाई साहब, तो हमेशा मजे में एक ही व्यक्ति होता है, वो है ग्राहक, कस्टमर। जैसा कि आपने देखा होगा जब सिम का कल्चर शुरू हुआ था 1.5 GB 1 GB डाटा वाला, जियो भाई साहब आए थे, कितना मजे में ग्राहक था, है कि नहीं। जब एक वस्तु की 4 दुकानें आसपास खुल जाती हैं तो आप देखिएगा कितना आपको लगातार ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। तो जहां पर प्रतिस्पर्धा होती है ध्यान रखिएगा वहां पर मजे में कौन होता है? ग्राहक होता है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिएगा गुणवत्ता पर। कई बार जब प्रतिस्पर्धा होती है और जब ग्राहक मज़े में जाता है तो कहीं ना कहीं उसे गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ जाता है। इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी होती है, आपके पास फ्रीडम होती है कि आप जो चाहें खरीदें, बेचें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और मांग और आपूर्ति पर विशेष जोर पहले पॉइंट पर भी एक बार देख चुके हैं। और सरकारों का यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप यानी, ठीक है, न्यूनतम इंटरफेयर यहाँ पर होता है, ठीक। और इसके प्रमुख उदाहरण हैं यूएसए, कनाडा, इनका नाम आप याद रखिएगा। कौन सी इकोनॉमी अपना के रखे हैं? सबसे पहला देश ही है जिसे हम और आप क्या कहते हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश प्यारे बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान में रखना है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रही है अब आपके दिमाग में थोड़ा सा तो गई ही होगी, है कि नहीं? गई ना भाई साहब? प्लीज़ यार बता दइयो यार, अल्लाह सभी लोग बताना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या प्रणालियाँ होती हैं, थोड़ा सा इस पर हम और आप प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो पहली अर्थव्यवस्था हमने और आपने समझी जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पिछले कई मिनटों से हम और आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ रहे थे। आशा करता हूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति आपके विचार, ठीक है, बदले होंगे और चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ से किसी भी प्रकार का डाउट हो आप लोग सीधे तौर पर आप हमसे
पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बिना किसी संकोच के प्यारे बच्चों। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। ध्यान दीजिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था ये भी नियंत्रण के आधार पर ही है, ध्यान रखना है। हेडिंग अपना वही चल रहा है, पहला वाला ही चल रहा है। कौन सा वाला चल रहा है? हेडिंग अपना पहला ही चल रहा है। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर। और दूसरा पॉइंट पहुंचे अपन समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। कहाँ पहुंचे हैं अपन? अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं, ये ध्यान में रखना है बच्चों। क्लियर है? देखिए, समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद, ठीक है, फिर से इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। समाज और वाद। समाज यानी एक ऐसी विचारधारा जो सबसे पहली प्राथमिकता पर या प्रमुख रूप से किस पर जोर देती है? समाज के कल्याण पर जोर देती है, समाज के वेलफेयर पर जोर देती है, समाज के जीवन पर ध्यान देती है, इनके जीवन स्तर को मजबूत करने पर ध्यान देती है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए जहां पर बातें की जाती है प्यारे विद्यार्थियों, उसी विचारधारा को हम और आप समाजवादी विचारधारा कहते हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। किस पर जोर दिया जाता है? समाज पर जोर दिया जाता है, ध्यान रखना है। किस पर जोर दिया जाता है? समाज पर जोर दिया जाता है। उसी को हम और आप क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखना है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। कैसी नियोजित? केंद्रीय नियोजित, मतलब सारा का सारा जो काम धाम है वह केंद्र के द्वारा यानी केंद्र में बैठी हुई सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये किसके बिहाफ में करती है? जनता के बिहाफ में करती है, यानी जनता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए। क्योंकि समाजवादी विचारधारा में, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, समाजवादी विचारधारा में संसाधनों का जो असली मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वह कौन होती है? उस देश की जनता होती है। ध्यान रखना है, उस देश की जनता होती है। और उस जनता के परिप्रेक्ष्य में कौन नियंत्रण करता है? सरकार नियंत्रण करती है। कौन नियंत्रण करता है? सरकार, गवर्नमेंट नियंत्रण करती है। यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो समाजवादी या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में समाज के सभी उत्पादक संसाधनों पर समाज के बेहतर हितों की पूर्ति के लिए सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है, तथा सभी निर्णय एक प्रकार से केंद्रीय योजना प्राधिकरण के द्वारा लिए जाते हैं। यानी सारा का सारा जो दारोमदार है वह केंद्र के पास होता है, लेकिन जो असली मालिक है वह कौन है प्यारे विद्यार्थियों? जनता है। और जनता के बिहाफ में इन सब निर्णयों का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्रीय प्राधिकरण को, अथॉरिटी को प्राप्त है। ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। इस प्रारूप के सिद्धांत को अगर देखा जाए तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने रखा था। किसने रखा था? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने रखा था प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखिएगा। इस व्यवस्था को प्रथम बार 1971 के जो बोल्शेविक क्रांति के रूप में लागू किया गया था, जिसके बाद ये समाजवादी जो विचारधारा है, सोशलिस्ट जो विचारधारा है, वह सामने हमारे आती है, जिसे हम लोगों ने भी यानी भारतीयता में भी या भारतीय संविधान लागू होने के बाद जब हम लोग कई बार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किए हैं तो भारत में समाजवादी समाज की स्थापना की बातें की गई हैं। चूँकि ध्यान रखिएगा, जब जब दुनिया के देशों के साथ जैसे जैसे देशों के साथ आपका संपर्क रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन देशों की जो बातें होगी, उन देशों की जो विचारधारा होगी वह भी हम तक पहुंचती है। इसीलिए रसिया से हमारे संबंध ज़्यादा बेहतर हुआ करते थे, तो उनकी विचारधारा हम तक पहुंचती थी। और ये बुरी विचारधारा नहीं है। अगर देखा जाए, समाजवादी का जो प्रारूप है, ओरिजिनल प्रारूप है, वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि यह आर्थिक विषमता को दूर करने की बातें करता है। किसी भी प्रकार के भेदभाव को ये नहीं रखना चाहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और रूस में इसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, और चीन में इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते
जानते हैं और इसे मैं थोड़ा सा अलग से भी आपको समझाऊंगा कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रारूप क्यों भिन्न है और समाजवादी जो कि रसिया में चलती है उसका प्रारूप भिन्न क्यों है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा को यानी अर्थव्यवस्था को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। नंबर 1 केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है। पॉइंट ये आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार हमसे पूछ और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सैद्धांतिक क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल्स हैं, लेकिन अगर ये दिमाग में होंगे ना तो एग्जाम हॉल में कठिनाइयां हमें कम सामना करनी पड़ती, ध्यान रखना है। दूसरा गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि बाजार यहां पर नहीं होता है, लेकिन यहां पर बाजार का जो वर्चस्व है अगर देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों वह बहुत कम होता है, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ना के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग इसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था यानी नॉन मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का सारा जो नियंत्रण है वह किसके पास बैठा हुआ है? सरकार के पास बैठा हुआ है। जो भी केंद्र में सरकार बैठी है उसके पास बैठा हुआ है, या एक प्रकार से देखा जाए तो सिंपल शब्दों में अगर हम इसे केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहेंगे तो यह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, ध्यान रखना। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यह सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यार्थियों? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या प्रमुख विशेषताएं हैं विद्यार्थियों? ध्यान में रखते हैं। तो नंबर 1 पर है समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना है, आर्थिक विषमता का अभाव। यानी यहाँ पर ज़्यादा अमीर ज़्यादा गरीब के बीच में जो खाइयाँ होती हैं वो खाइयाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी विषमता तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, कैसी विषमता? आर्थिक, अर्थ के रूप में, धन के रूप में, मतलब ज़्यादा यहाँ पे गरीब ज़्यादा अमीर के बीच में जो होता है ना कि कोई 5,000 कमा रहा है तो कोई 5 लाख कमा रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम विषमताएं आपको देखने को मिलेंगी। फिर सरकार की भूमिका एवं नियंत्रण। ठीक है, क्योंकि सरकार की ही प्रमुख यहाँ से भूमिका होती है और सरकार का ही यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है, ध्यान रखना है। फिर एक प्रकार से देखा जाए तो उत्पादन के संसाधनों पर किसका स्वामित्व है? समाज का स्वामित्व है, ध्यान रखना है। ठीक है, सॉरी, किसका स्वामित्व है प्यारे विद्यार्थियों? सामाजिक स्वामित्व है। ठीक है, यानी यहाँ की जनता ही असली मालिक है, कोई दूसरा मालिक, कोई दूसरा इसका माई बाप नहीं है। यानी एक प्रकार से कहने का मतलब ये है, अगर आप इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तुलना करेंगे कि निजी क्षेत्र का स्वामित्व यहाँ पर नहीं है। और कैसी नियोजन है, कैसी योजना है? केंद्रीकृत योजना है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है पूरी तरह से, यह भी ध्यान में रखना है। और वर्ग विशेष और वर्ग संघर्ष की यहाँ पर समाप्ति आपको देखने को मिलेगी, लड़ाई देखने को नहीं मिलेगा। एलिट वर्ग, मिडिल वर्ग, लोएस्ट वर्ग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। कौन सी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताओं में से क्या है विद्यार्थियों? ठीक है उदाहरण, इनको आपको अपने नोट्स में भी लिखते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, अब समाजवादी आर्थिक प्रणाली में संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से होता है इसे हम और आप समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चलिए ठीक है सर, जनता के बिहाफ में सरकार तो मालिक हो गई, लेकिन किस प्रकार से सरकार काम करती है, ठीक है ना, यह भी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय नियोजित आर्थिक प्रणाली भी इसे हम लोग कहते हैं। इसमें सरकार का एक केंद्रीय आयोजन अधिकारी होता है जो उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय, ये सब कुछ कौन लेता है? यहाँ का जो सरकारी मुख्य अधिकारी होता है वह लेता है। और योजना अधिकारी उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा फर्म लक्ष्यों को प्राप्त करने का साथ में प्रयत्न करती है, और जब लक्ष्यों पर सहमति हो जाती है तो फर्म उत्पादन आरंभ कर देती है। मतलब सीधी सी बात है कि सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर है? अधिकारी के रूप में है। और जो भी यहाँ का
केंद्रीय आयोजन अधिकारी होगा, यह निर्णय लेता है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए और किसके लिए उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि डिमांड भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। ठीक, तो किसके लिए उत्पादन करना है, इन सब चीज़ों पर जब सहमति हो जाती है तब जाके जो भी फर्म है, संस्थाएं हैं, वह वहाँ पर प्रोडक्शन प्रारंभ करती हैं, शुरू करती हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अब बेसिक सा अंतर ये है समाजवादी और पूंजीवादी में कि बाजार अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब जिसके पास जैसा पैसा उसके हिसाब से उत्पादन शुरू, लेकिन यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में जिनके पास धन नहीं है वे अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए वस्तुएं खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, ये कहाँ पर दिक्कतें जाती है, हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाती है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति नहीं होती जहाँ वे लोग जिनके पास धन है वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं और वे लोग जिनके पास धन नहीं है वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण आप भारतीय त्योहारों पर देख सकते हैं। आज हम भारत में रहते हैं, भारत में त्योहारों को भी गरीब और अमीरों का त्योहार बना दिया गया है। बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? एक त्योहार होता है जिसे हम और आप दिवाली कहते हैं, और इसी दिवाली में आप देखिएगा गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बे पे, कहीं पर भी आप चले जाइएगा, कुछ लोग होंगे धूम धमाके के साथ पटाखा खूब फोड़ रहे होंगे, खूब आतिशबाजियां कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप जा रहे होंगे जिनके पास हो सकता है कि दिए में डालने के लिए अतिरिक्त तेल भी ना हो, कि उस तेल का प्रयोग मैं सब्जी दाल के लिए करूं कि दिए जलाने के लिए करूं, दिए खरीदने के लिए भी ना हो। यह भी स्थितियां हो जाती हैं कि नहीं हो जाती। तो ये जो दरिद्रता है, ये जो गरीबी है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है जीवन में। और कई सारे हमारे दार्शनिक, ठीक है ना, पुस्तकें जो हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वे तक भी गरीबी को सबसे बड़ा अभिशाप मानती हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गरीबी यानी दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है जीवन का। और तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। काक, भुषुंड और गरुड़ की चर्चा चल रही है, उसमें पूछते हैं कि सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है। तो संत मिलन सम सुख जग माही, मतलब संत के मिलन के समान सुख कहीं नहीं है और दरिद्रता के समान दुख कहीं पर नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो ये पॉइंट्स भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे जब भी आप इन विचारधाराओं को पढ़ेंगे, जब भी आप इन विचारधाराओं को विद्यार्थियों समझेंगे। ठीक है, तो नियोजित प्रणाली में सरकार सभी को एक समान बनाना चाहती है, उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनकी आवश्यकता सभी को हो, जिनमें प्रत्येक को बराबर हिस्सा हो। ऐसे नहीं कि जो लोग व्यय करने में समर्थ हैं उनके पास अधिक वस्तुएं हैं और जो व्यय करने में समर्थ नहीं है उनके पास कुछ ना हो। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखी जाती हैं, ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन कर रहा है? ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की अपनी प्रस्तुत विचारधारा की बातें हैं। फिर इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स भी है कि कम से कम सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, आवास के मामले में उनकी व्यय क्षमता का विचार किए बिना प्रत्येक को समान अवसर मिलने चाहिए। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार उन वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन करने का निर्णय लेती है जिनके बारे में वह सोचती है कि लोगों के पास होनी चाहिए, ना कि लोग सोचते हैं कि वे उनके पास होनी चाहिए। इस प्रकार सरकार जनसाधारण की आवश्यकताओं को तुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। यानी यहाँ की जो सरकारें होती हैं वे जनसाधारण, जनसामान्य की, ठीक है ना, के आधार पर निर्णय लेती हैं, ना कि वहाँ पर रह रहे, ठीक है ना, एक प्रकार देखें एलीट वर्ग को ये होना चाहिए, ये और मर्सिडीज़ मेरे पास भी हो, BMW भी मेरे पास हो, हेलीकॉप्टर भी मेरे पास हो, ठीक है ना, 50 माले का मेरा ही बिल्डिंग हो। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि
सरकार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन, उनकी मात्राओं का निर्धारण करती है और यह संभव है कि जब सरकार अधिक कार, ट्रैक्टरों का उत्पादन करे जबकि उपभोक्ता स्कूटरों की मांग करते हैं, तो कैसे उत्पादन किया जाए। यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमसे उपभोक्ता साइकिल मांग रहा है और आप उसको हेलीकॉप्टर पकड़ाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए के संबंध में केंद्रीय योजना अधिकारी इतनी सारी वस्तुओं की लागत की गणना करने में समर्थ नहीं हो सकता तथा इसके बात का खतरा होता है कि संसाधनों का आदर्श ढंग से बंटवारा कहीं अगर नहीं हुआ तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ये भी खासकर ध्यान में रखा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर कि डिमांड किस चीज़ की है। पता चले कि लोग रोजगार मांग रहे हैं और आप दुनिया को सिर्फ और सिर्फ धर्म का प्याला पिलाए चले जा रहे हैं तो वह भी एक समस्या ही है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, तो आपको डिमांड देखनी है कि सबसे पहले व्यक्ति की पहली प्रमुखता क्या है, प्राथमिकता क्या है, ध्यान रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों की मूल आवश्यकताओं जैसे उनके भोजन, परिधान बोले तो कपड़ा, ठीक है, मकान की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जानी चाहिए के आधार पर किसके लिए उत्पादन किया जाए समस्या को हल करती है। यानी अगर बेसिक आप देखें तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, इन मूलभूत आवश्यकताओं पर सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था विचार देती है, जोर देती है। यह भी अपन को दिमाग में रखना है। ठीक है, प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जाता है तथा किसी एक को भी ठीक है ना, हल करती हैं तथा किसी एक को भी दूसरे से प्राथमिकता नहीं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो समानता की बात हमने क्या कहा, समाजवाद यानी समानवाद, यानी सारी की सारी जनता यहाँ पर क्या है, एक समान है। ठीक है, किसी का मुंह देख के यहाँ पर कम कार्यक्रम नहीं करते हैं। मतलब आवंटन जो होगा, अलॉटमेंट होगा, वो सबके लिए बराबर होगा, ना कि किसी का मुख देखकर कि भैया तुम बड़ी जात के हो, छोटी जात के हो, या अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि नियोजित अर्थव्यवस्था जो प्रणाली है संसाधनों का आवंटन अधिक आदर्श ढंग से नहीं करती क्योंकि यह लोगों के चयन तथा वरीयताओं पर आधारित नहीं होता है। यह सरकार के निर्णय पर आधारित होता है, परंतु प्रणाली सामाजिक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप इतने बड़े तंत्र को चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कमियां आपके पास होंगी ही, है कि नहीं। कैसे आप निर्धारित करेंगे कि इसकी डिमांड यही है या इनको यही कुछ चाहिए है। इसलिए आप देखेंगे कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कई बार यहाँ की जो सरकारें होती हैं वह अराजक हो जाती हैं। या एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो विचार है वह साम्यवादी की तरफ, मतलब चाइना की तरफ हो जाता है या चाइना की तरह हो जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल सरकार रखती है किस पे, अपनी जनता पर, कि कितना हंसना है, कितना कूदना है, कितना लाभ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों पर भी नियंत्रण ये लोग करते हैं, ध्यान रखना है। भारत में लोकतांत्रिक है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे है। ठीक है, क्लियर बच्चा पार्टियों, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, तो बेसिक सा इसका मतलब यही होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके विचारों से प्रेरित है, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर, यानी यहाँ पे जनता का स्वामित्व होता है मुख्यतः सभी संसाधनों पर, लेकिन उसके ठीक है उपरोक्त जाकर सरकार नियंत्रण करती है। ठीक है, किस पे, सभी संसाधनों पर, ताकि सबको सही प्रकार से उनकी बेसिक नीड्स के आधार पर चीज़ें बांटी जा सके, उनको दी जा सके। क्लियर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली प्रक्रिया है जिसे हमारा थोड़ा सा साम्यवादी को देखेंगे, समाजवादी से थोड़ा सा अंदर अलग हो जाती है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। देखिए, आप सभी को पता है कि जो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद रहा है, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र में उल्लेखित, ये एक प्रकार से देखा जाए तो समाजवाद की चरम स्थिति है, जिसमें ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमानों को ध्वस्त करके उत्पादन के साधनों पर समुचित या एक प्रकार से समाज का स्वामित्व होता है और स्वतंत्रता, समानता कि सामाजिक राजनीतिक आदर्श एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे और न्याय से कोई वंचित नहीं होगा। और यहाँ पर केवल और केवल ये माना जाता है कि मानवता एकमात्र जाति होगी। कौन कह रहा है? ये साम्यवादी विचारधारा कह रही है। और यहाँ उदाहरण है भाई साहब चाइना।
कौन है? इसके उदाहरण है भाई साहब चाइना। समझ लो कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं भाई साहब, ये सिर्फ देखने में लग रही है अच्छी अच्छी, ठीक है ना। अगर इसका व्यवहारिक पक्ष आपको देखना है तो चाइना के अंदर आप देख लो ना, तो भैया तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। मानवता जाति की तो तुम बात ही मत करो भाई साहब, क्या क्या नहीं खा लेते हो, सब कुछ खा के भी दुनिया को 2 साल तक बंद कर रखा, तुम तो खुद अभी भी बंद पड़े हो, है कि नहीं। ये भी समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। एक प्रकार से अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो किसी को है ही नहीं, है कि नहीं। कोई कुछ बोलना चाहे, कोई कुछ कहना चाहे तो पहले उसको तुम उठा लेते हो, ठीक है। आपके जो व्यापारी भाई साहब है वो पता नहीं कब से alibaba.com वाले गायब है, ठीक। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो किताबों पे लिखा हुआ है, जो आदर्श वाक्य लिखे हुए हैं, इन सब पे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पर थोड़ा सा ध्यान मैं आपको रखवाना चाह रहा था, इसलिए आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप सबको मैंने समझाया कि नियंत्रण के आधार पर राज्य अर्थव्यवस्था के 2 स्वरूप हो गए, एक आपका समाजवादी जिसे अपन ने समझा, दूसरा होता है साम्यवादी, ठीक है। क्योंकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमता के अनुसार कार्य, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल अर्थात वस्तु एवं सुविधाओं के उपलब्ध कराई जाती है। ये कौन कहता है भाई साहब? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है, ठीक है। और क्या है क्या नहीं है, एक बार अपन क्या वो संघाई वंघाई चलेंगे, बीजिंग तरफ चलेंगे, देख के आएंगे सभी मिलके, फिर बताएंगे कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ कितना अच्छो है कितना अच्छो नहीं है कि नहीं भाई साहब। ये तभी पता चल पाएगा जब हम और आप इस प्रक्रिया में घुसेंगे और जाके देखेंगे। अब आते हैं अगली अर्थव्यवस्था पर, बहुत प्यारी सी मजेदार अर्थव्यवस्था है जिसे हम और आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा ठहर के पढ़िएगा, हो सके तो वीडियो पॉज करके 2-4 मिनट का रिलैक्स लेके फिर से आप इसे शुरू करिए, ठीक है। क्योंकि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख ली, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था देख ली और थोड़ा सा हमने साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी देख ली। अब आगे बढ़ते हैं किधर की तरफ प्यारे विद्यार्थियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाने के लिए भी कई सारी जद्दोजहद करने पड़े थे। क्यों करने पड़े थे? ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ मूलभूत बातें आपके सामने रखूंगा। क्या मूलभूत बातें हैं? हमने सबसे पहले आपको बताया कि दुनिया में जिस अर्थव्यवस्था को प्रयोग में लाया गया वह एक अर्थव्यवस्था कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमने और आपने देखा दूसरी अर्थव्यवस्था जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। तीसरी एक अर्थव्यवस्था है जिसे हम और आप आंशिक रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। दुनिया ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी देख लिया, हमने भी देख लिया, क्योंकि हम उस समय आज़ाद तो नहीं हुए थे, लेकिन 1947 में आज़ादी के पहले हमारे देश के जो नेता थे वह अंधे काने गूंगे लंगड़े तो नहीं थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे व्यवहारिक थे और इन सब चीज़ों की भी जानकारियां रखते थे। और ऐसा नहीं कि सत्ता हमारे पास नहीं थी तो हमारे पास प्लानिंग्स नहीं थी, हमारे पास प्लानिंग्स थी। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, एम विश्वेश्वरैया हो, एमएन रॉय हो, ठीक है ना, जितने भी अधिकारी, जितने भी यहाँ पर लोक नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं, इन सब ने अपने अपने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए कि भारत में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था हो सकती है, किन किन योजनाओं को लागू करना चाहिए। इन सब पर भी लगातार हम और आप विचार विमर्श करते जा रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1947 के पहले भी हम और आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी देख चुके थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी देख चुके थे और इसको तो भाई साहब अपन देख ही रहे थे कि कितना कमाल का है कि नहीं। इसे सब लोग देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे भाई साहब, है ना। तो मुख्य बात यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड, इसका बहुत प्यारा अगर लेटेस्ट उदाहरण दूं मैं ना, जितने भी पूंजीपति जितने भी पूंजीपति, चाहे लोग आप देख लो, चाहे आप पूंजीपति देश आप देख लो, जब जब दुनिया में संकट आया है, जब जब देशों में संकट आया है, जब जब आपके शहर पर, आपके गांव पे, आपके मोहल्ले पर, आपके रिश्तेदारी पे, नातेदारी पे, आपके घर में जब जब संकट आएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर कोई पूंछ दबा के भागता है तो वो कौन है? पूंजीवादी विचारधारा वाले हैं, पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति जो लोग हैं।
प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद दुनिया में मंदी आई, आर्थिक मंदी आई, तो भैया इनकी पोल खुल गई। बेरोजगारी बेरोजगारी, महंगाई ही महंगाई, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। ठीक, इसका लेटेस्ट उदाहरण अगर आपको देखना है तो 2020 में भाई साहब जब कोविड आया था, कोविड भैया आए थे, तो कोविड भैया के आने में जब वैक्सीन बनाई जा रही थी तो सबसे पहले अगर किसी ने वैक्सीन पर कब्जा करके रख लिया तो कौन करके लेके बैठ गए? पूंजीवादी देश। बैठे कि नहीं बैठे? बताइएगा, बैठे कि नहीं बैठे? और भारत एक ऐसा देश रहा प्यारे विद्यार्थियों, अपने लोगों को तो लगा ही रहा था वैक्सीन, लेकिन जमैका, दक्षिण अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश रहे हैं उन तक भी अपने हम लोग वैक्सीन भेज रहे थे। ठीक है ना? दीन ही सबको लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो दीन ही को लखत है, दीन बंधु सम होय। ध्यान रखना है कि गरीब, लखना मतलब समझना, गरीब सबको समझता है कि नहीं? जो परेशान है ना वो सबको समझता है, और जो सबको समझ लेना भाई साहब, बात समझ लो, वही दीन बंधु, वही भगवान है। तो भारत ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, फिर आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के परिणाम को भी अपन ने देख लिया। तब विचारकों के, यानी जो अर्थशास्त्री थे उस समय, उन अर्थशास्त्रियों के दिमाग में एक नई विचारधारा उपज लेती है जिसे हम और आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो पापा हैं, डैडी हैं, वह है प्यारे विद्यार्थियों जॉन मनार्ड कीन्स। कौन है? जॉन मनार्ड कीन्स हैं, जेएम कीन्स हैं। ध्यान रखिएगा, कौन है? जॉन मनार्ड कीन्स हैं। ठीक है, जेएम कीन्स, इनका नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जॉन मनार्ड कीन्स ने ही प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा को सामने रखा और दुनिया के सामने एक बेहतर विकल्प रखा और बताया कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में एक काम करिए ना, दोनों चीज़ों को लागू कर लीजिए। क्या करिए? 50-50 कर लीजिए, 50-50 कर लेते हैं, केबीसी खेल लेते हैं। कौन कहा? बहुत पहले जॉन मनार्ड कीन्स ने कह दिया था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्यारे विद्यार्थियों वे गुण पाए जाएंगे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हैं और समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है जॉन मनार्ड ने ना गौतम बुद्ध को पढ़ लिया था, मध्यम मार्ग निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सरकार का भी हस्तक्षेप होगा, यानी सरकार का भी स्वामित्व होगा। ठीक है ना? और निजी क्षेत्र का भी काम करेगी, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से मिलके काम करेंगे। और इन दोनों की प्राथमिकता में कौन होगा? देश होगा, देश का कल्याण होगा, देश का विकास होगा। किसके परिप्रेक्ष्य में? इन दोनों के, सरकार के और निजी क्षेत्र के, दोनों के। ठीक है ना? उद्देश्य क्या होंगे? एक होंगे और एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बनके ये क्या करेंगे? देश का विकास करेंगे। आ रही बात समझ में? दोनों चीजें निहित हो गई कि नहीं हो गई? चलो भाई साहब, निजी क्षेत्र वाले तुम भी व्यापार करो, सरकार भी क्या करेगी? नियंत्रण करेगी कि भैया कितना करना है हम बताएंगे, कैसे करना है हम बताएंगे, तुम करो ना, है कि नहीं? अब जो विद्यार्थी दिल्ली में रहते हैं, जो विद्यार्थी इंदौर में रहते हैं, रायपुर में रहते हैं, तो आप देखिएगा दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं, ठीक है, ठेले वाले भी खोल के रखे हैं, रेडी वाले भी लगा के रखे हैं, है कि नहीं? कई सारी चौपाटियाँ भी चल रही हैं, ठीक है, रेस्तरां भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, बड़े बड़े कैफेज भी चल रहे हैं। तो जिसकी जितनी औकात है, अपनी अपनी औकात अनुसार अपनी अपनी निब्बा निब्बियों को लेके जाइए, खूब खाइए, उड़ाइए, कपड़े पहनिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दोनों चीज़ें यहाँ पर समाहित हैं कि जो जिसकी जितनी आर्थिक औकात है, अपनी आर्थिक औकात अनुसार आप अपने काम को निष्पादित कीजिए। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों गुण निहित हैं, सरकार के भी और निजी क्षेत्र के भी, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना है, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह देश का आर्थिक क्या करना है? विकास करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के जो वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन कल्याणों को सबसे पहले रखती है और इन दोनों की पूर्ति करने में सक्षम भी होती है। जैसा कि आप इसका, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का अगर आप सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर देखना चाहते हैं तो आप आइए और हमारे भारत को देखिए।
इससे बेहतर उदाहरण आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल खड़ा हुआ है आज 75 सालों में प्यारे विद्यार्थियों, वो एक ही देश है दुनिया में, वो कौन है? भारत है, इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, कंफ्यूज मत होइएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान है। अब दोनों को समझाने की आवश्यकता आपको नहीं है, दोनों चीजें आपको क्लियर हैं, पढ़ा चुका हूं, अभी 1 घंटे भर से वही बातें चल रही हैं, है कि नहीं? ठीक, और इनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र देश की आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी म्यूचुअल फ्रेंड की तरह काम करेंगे। भाई साहब तू मुझे लाइक कर, मैं तेरे को लाइक करूंगा, तू मेरे में कमेंट कर, मैं तेरे में कमेंट करता हूं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना कि परस्पर सहयोगी भूमिका के आधार पर ये लोग काम करेंगे और देश का विकास इनकी पहली प्राथमिकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण एवं अधिकतम दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। क्या कहते हैं? दोनों को, ठीक है, रखकर ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, लिए जाते हैं। ये भी आप बेसिकली इसमें ध्यान रखिएगा। और जो भारत, कैसा कहा मैंने कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित रही है। अब हमारे अपनाने के कई विशेष कारण हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हमने आज़ादी का पहला सूरज देखा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, जब हमारे यहाँ पर सूर्योदय हुआ, उसके बाद से भारत में कई सारे विचार चल रहे थे, कई सारे अर्थशास्त्री कई प्रकार के नियोजन हमें बता रहे थे, हमें समझा रहे थे, लेकिन हमें भी अपने स्वविवेक का प्रयोग करके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी प्यारे विद्यार्थियों हमें लेने थे। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के कुछ विशेष कारण रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 1948 में 1948 में भारत के उस समय के जो उद्योग मंत्री थे प्यारे विद्यार्थियों, वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार से देखा जाए भारत की पहली औद्योगिक नीति को जब प्रस्तुत करते हैं, तो उन्होंने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने का कारण बताया था। यानी भारत के स्वरूप को यह घोषित किया था कि भारत किस विचारधारा पर काम करेगा? भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा पर काम करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चों? ठीक है, और भारत सरकार के पास पूंजी व संसाधन का अभाव था और आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए हमें दोनों का परस्पर सहयोग चाहिए था, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की घोषणा भारत में तत्कालिक मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पहली औद्योगिक नीति, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, क्या है? पहली औद्योगिक नीति 1948 में की गई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की प्रतिस्पर्धा में मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भैया जा लड़, बता दे कि अब मैं आ चुका हूं, है कि नहीं, ये सब करने के लिए। फिर निजी क्षेत्र की पूंजी तकनीकी प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए, कि अगर पूंजी निजी क्षेत्र आएगा तो स्वाभाविक बात है पूंजी लेके आएगा। तकनीकी जो पूंजीवादों की जो टेक्नोलॉजी होती है, उनका जो काम करने का एक तरीका होता है, उसका भी, ठीक है ना, लाभ हमें मिलेगा और हमारी जनता को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, यानी कोई भी काम यहाँ पर हम लोग, ठीक है, अव्यवस्थित तरीके से नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से लेके, ठीक है, 1950 के बाद जब हमने योजना आयोग बनाया, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग आया गया है, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 हमने बनाया,
तब से भारत में आप देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन हुआ और उन पंचवर्षीय योजनाओं का नियोजन पहले इसीलिए किया जाता था ताकि हम अपने देश की विकास की रूपरेखा के ड्राफ्ट को अच्छे से तैयार कर सकें। ठीक है, फिर अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंडिपेंडेंसी अच्छी खासी यहाँ पर है। चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार करना चाहें, ठीक है, विचार करना चाहें, चाहे आप व्यक्तिगत क्षेत्र पर हो, सार्वजनिक क्षेत्र पर हो या किसी भी इकाई पर आप काम कर रहे हो, आपके पास सबसे पहली क्या है, स्वतंत्रता है। ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आप जैसे लोकतांत्रिक देशों की तरफ जब आप जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि वो लोग पैसे कमाने पर, अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर जोर देते हैं, लेकिन भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है, चाहे हमारी हो, आपकी हो या व्यापार। ऐसा नहीं कि हम केवल निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता पर जोर देंगे, हम किस पर देते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल इंडिपेंडेंस पर ज़्यादा जोर देते हैं। फिर तीसरा है सरकार की नियामक के रूप में भूमिका होती है, यानी सरकार यहाँ पर एक रूल एंड रेगुलेशंस के रूप में काम करती है। सरकार हमें एक प्रकार से गाइडलाइन बना के देती है कि भैया आपको इस प्रकार से काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है और ऐसा ऐसा करेंगे आपको तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और भारत सरकार दुनिया भर में जाके आपको सहयोग भी देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम बना दिया या कुछ करके छोड़ दिया, अच्छा खासा आपको सहयोग भी प्रोवाइड कराया जाता है, ध्यान रखना है। फिर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का परस्पर सहयोग और अस्तित्व होता है, जो दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर, हाथ से हाथ बटाकर, कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं, रोजगार देते हैं, उत्पादन करते हैं, लाभ कमाते हैं और कमाते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और जो विशेष रूप से हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जाती हैं, वेलफेयर प्लानिंग्स दी जाती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मनरेगा हो या जितनी भर विभिन्न योजनाएं आपके देश में, आपके राज्य में संचालित हो रही हैं, वे सब इसी विचारधारा के अंतर्गत ही क्या है, संभव है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत लंबी मैं नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप सबको पता है कि जो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है इसे समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज के इस क्लास में हमने सिर्फ 4 बातें ही समझी। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा ज़रूर चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता तो इसे और कम समय में लपेटने का प्रयास करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब इसे आपको बार बार पढ़ना पड़े। इसीलिए आप इसे सिर्फ एक बार ही पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की इस क्लास में हमने और आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को डील किया। इसके उदाहरण अमेरिका, इंग्लैंड हैं, ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, फिर हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसके जनक कार्ल मार्क्स हैं, इसके जनक एडम स्मिथ हैं। फिर हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बात की जिसके जनक कौन है, जॉन मनार्ड कीन्स हैं। ठीक, इनके बारे में बताया हमने और साधारण से सरल शब्दों में बताया, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें पूरी तरह से प्रतिस्थापित होंगी। अब अगली क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग विकास के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर या जो अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, उन पर भी हम और आप चर्चा करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ की क्लास पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और प्लीज़ किसी भी प्रकार की अगर दुविधा है, कोई डाउट है, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दिए हुए नंबर्स पर ठीक कांटेक्ट करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते रहिएगा। चलिए, तब तक के लिए सभी को थैंक यू और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।